Good afternoon, students. Welcome to Macroeconomics, Class 12, Chapter number 6, Banking. बेटा हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं अपना बैंकिंग का। यस्टरडेज क्लास या लास्ट क्लास में हमने कमर्शियल बैंक का टॉपिक पढ़ा था कि बैंक हमने क्लासिफाई करे थे बेटा दो पार्ट्स में, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक हमने पढ़ लिया था। कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जिनका पब्लिक के साथ रिलेशन होता है, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट और लोन प्रोवाइड करते हैं। उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने पढ़ा था कल, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन का। हाउ डू कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी, हाउ डू कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट। कैसे मनी क्रिएट करते थे कमर्शियल बैंक या क्रेडिट कैसे क्रिएट करते थे कमर्शियल बैंक। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कल उसका, मनी क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू 1/LRR। इनिशियल डिपॉजिट दैट इज योर प्राइमरी डिपॉजिट, 1/LRR means legal reserve requirement which is the summation of two reserves CRR और SLR। उसकी हेल्प से हमने फिर एक शेड्यूल बनाया था, एक टेबल बनाई थी उसकी कि कैसे हमने 1000 रुपीज डिपॉजिट करते, 20% LRR था और कैसे लोन प्रोवाइड होता चला गया था। तो टोटल मनी कितनी क्रिएट हुई थी बेटा, 5000 हुई थी। अगर 5000 टोटल अमाउंट क्रिएट हुआ था और 20% LRR था, दैट मीन्स रिजर्व बना होगा 5000 का 20% 1000 और 4000 distributed in the form of loan. That was the concept of money creation or credit creation function of commercial bank, which was very much important and we have already studied it in our last class. Today we are going to start our next topic, which is central bank and its functions. Central bank and its functions. कौन है सेंट्रल बैंक या क्या है सेंट्रल बैंक? एन एपेक्स बॉडी that regulates and controls the entire banking system. Central bank is an apex body. What is apex body? Large body. Central bank is a large body, is a large institution that controls and regulates the entire banking system. जो पूरी के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। सारी की सारी बैंकिंग एक्टिविटीज अंडरटेक होती हैं, चलती हैं विद द अंडरटेकन और विद द गाइडेंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो इट इज अ लार्ज और एपेक्स इंस्टीट्यूशन और एपेक्स बॉडी। आरबीआई, सबको पता है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is the central bank of our country, that is India। हमारी इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है बेटा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सारी की सारी बैंकिंग एक्टिविटीज आरबीआई के अंडर चलती हैं, सारे के सारे बैंक ऑपरेट करते हैं आरबीआई के अंडर। द एंटायर बैंकिंग सिस्टम रेगुलेशन इज डन बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एक ही रिजर्व बैंक है हमारा, मतलब एक ही सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी हम क्लियरली जानते हैं आरबीआई, जो हमारे करेंसी नोट्स होते हैं उस पर लिखा होता है नीचे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इट इज द सेंट्रल बैंक। तो ध्यान रखेंगे सेंट्रल बैंक एपेक्स बॉडी है जो पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को गवर्न करती है, जिसकी हेल्प से सारा का सारा हमारा बैंकिंग सिस्टम चलता है। और कौन है वो? हमारा आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री। Our next topic is functions of central bank. सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, जैसे हमने कमर्शियल बैंक के फंक्शंस पढ़े थे बेटा, वैसे ही हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस जो कि इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फंक्शन, करेंसी अथॉरिटी और नोन एज बैंक ऑफ इशू। Our first function is currency authority. Central bank has the sole authority to publish or to issue the currency for the country. जो हमारा बेटा सेंट्रल बैंक है उसी की सोल अथॉरिटी, सिंगल अथॉरिटी, सिंगल पावर सेंट्रल बैंक के ही पास है करेंसी को इश्यू करने के लिए, करेंसी को पब्लिश करने के लिए।
ऑल द करेंसी, सारी की सारी करेंसी पब्लिश होती है बाय द सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल? दैट इज सिंगल, अकेला। द सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी टू पब्लिश और टू इश्यू द करेंसी। सारी की सारी करेंसी को इश्यू करने की अथॉरिटी, सारी की सारी करेंसी को पब्लिश करने की अथॉरिटी किसके पास है बेटा? सेंट्रल बैंक के पास है। एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स। 1 रुपी नोट और कॉइन्स को छोड़ के, 1 रुपए का जो नोट है और सारे सिक्कों को छोड़ के सारी की सारी करेंसी कौन पब्लिश करता है? सेंट्रल बैंक। बिकॉज दीज आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दीज आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ध्यान रखेंगे बेटा, 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आपसे पूछ सकते हैं हु इशूड द 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स? 1 रुपी नोट्स और कॉइन्स कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी टू पब्लिश करेंसी, ऑल द करेंसी, सारी की सारी करेंसी को पब्लिश करने की अथॉरिटी सेंट्रल बैंक के पास है, सिर्फ 1 रुपी नोट और कॉइन्स को छोड़कर, क्योंकि 1 रुपी नोट और कॉइन्स कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अच्छा, जब सारी की सारी अथॉरिटी सेंट्रल बैंक के पास है करेंसी को इशू करने की, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बैंक ऑफ इशू, इसलिए हम इसे बैंक ऑफ इशू भी कहते हैं। देयरफॉर क्या होता है जब सारी की सारी करेंसी सेंट्रल बैंक इशू करता है? यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। नोट सर्कुलेशन में क्या रहता है बेटा? यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब सिमिलैरिटी। नोट सिमिलरली सर्कुलर होते हैं, क्योंकि एक ही अकेला है इशू करने वाला सेंट्रल बैंक, तो एक जैसे ही नोट सबके पास जाएंगे। enables the government to control money supply through RBI। आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। मनी सप्लाई हमने पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में वॉल्यूम ऑफ मनी क्या है? कितना पैसा है इकोनॉमी में, तो दैट इज द मनी सप्लाई। तो कभी वो मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है और कभी वो मनी सप्लाई कम हो जाती है। इकोनॉमी में कभी पैसा ज्यादा हो जाता है और कभी पैसा कम हो जाता है, तो उसे कंट्रोल करना पड़ता है, उसे स्टेबल करना पड़ता है, तो वो भी आरबीआई कराता है। किसकी हेल्प से? गवर्नमेंट की हेल्प से। builds faith in the currency system। करेंसी सिस्टम पे हमारा भरोसा इसी वजह से ही है बेटा, क्योंकि करेंसी कौन इशू कर रहा है? सिर्फ सेंट्रल बैंक। अगर अलग अलग लोग इशू करने लग जाए करेंसी, या हमारे पास डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हो जाए ऐसे फ्रॉम वेयर द करेंसीज हैज बीन इशूड, तो एक विश्वास कम हो जाएगा, क्वालिटी कम हो जाएगी उसकी। As the central bank has the sole authority or sole right to publish the currency or to issue the currency, that's why we are having the utmost faith on the currency system। इसी वजह से हमारा करेंसी सिस्टम पे बहुत अच्छा खासा विश्वास है। क्यों? क्योंकि हमें पता है सेंट्रल बैंक के पास से जो करेंसी आएगी वो ट्रू होगी, सही होगी। तो इट इज अवर फर्स्ट फंक्शन, दैट इज द करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू। सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ इशू बेटा इसीलिए ही कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये करेंसी अथॉरिटी इसके पास है, इस अकेले के पास ही करेंसी अथॉरिटी है, इस अकेले के पास ही करेंसी को इशू करने का राइट है। सेकंड फंक्शन इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक बैंकर है किसका? गवर्नमेंट का। जैसे हमारे अकाउंट बेटा कमर्शियल बैंक में होते हैं, हम अपने अकाउंट ओपन करते हैं, हमारे लिए हमारा बैंक कमर्शियल बैंक है, वैसे ही सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए बैंकर है। सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ परफॉर्म्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट।
एज अ बैंकर, जब ये एक ही फंक्शन है एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, इसके अंदर सेंट्रल बैंक बेटा 3 तरीके से वर्क करता है। एज अ बैंकर, एज एन एजेंट और एज एन एडवाइजर। इस अकेले फंक्शन में ही सेंट्रल बैंक 3 तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है गवर्नमेंट के लिए। सो इफ द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड टू यू एक्सप्लेन बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो आप तीनों पॉइंट बताओगे। बैंकर टू द गवर्नमेंट के अंदर ही कंप्लीट होते हैं तीनों पॉइंट। एज अ बैंकर, सेंट्रल बैंक मेंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जब वो एज अ बैंकर है गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट मेंटेन करता है बेटा। एज एन एजेंट, जब वो एज अ एजेंट है, एजेंट के लिए वर्क करता है, तो इट बाइज और सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। एज अ एजेंट, एजेंट बन जाता है तो वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है। एज एन एडवाइजर, जब वो एडवाइजर है, एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, तो गवर्नमेंट को एडवाइस देता है फाइनेंशियल मैटर्स से जुड़े हुए पर, यानी मनी सप्लाई से जुड़े हुए पर वो गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है। तो इन दिस द सिंगल फंक्शन एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, द सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स 3 फंक्शंस टू द गवर्नमेंट, एज अ बैंकर, एज अ एजेंट और एज एन एडवाइजर। जब वो बैंकर है तो गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट मेंटेन करता है, जब वो एजेंट है तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है, और जब वो एडवाइजर है तो गवर्नमेंट को फाइनेंशियल मैटर्स में एडवाइस भी देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो आप तीनों ही बताओगे, एज अ बैंकर, एज अ एजेंट और एज एन एडवाइजर। नेक्स्ट फंक्शन वी हैव थर्ड फंक्शन, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, इसमें 2 फंक्शन है बेटा, एक है बैंकर्स बैंक और दूसरा है सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक का मतलब है बैंक का भी बैंक। तो सेंट्रल बैंक इज अ बैंक फॉर कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक किसके लिए बैंक है? कमर्शियल बैंक के लिए। जैसे हमारा रिलेशन कमर्शियल बैंक के साथ होता है, वैसा ही सेंट्रल बैंक का रिलेशन कमर्शियल बैंक के साथ होता है। द रिलेशन विच द जनरल पब्लिक हैव विद द कमर्शियल बैंक, एग्जैक्टली द सेंट्रल बैंक इज हैविंग द सेम रिलेशन विद द कमर्शियल बैंक। जैसा हम लोगों का रिलेशन कमर्शियल बैंक के साथ होता है, कमर्शियल बैंक हमारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन देता है, सेम उसी तरह सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उसे लोन देता है। दूसरा बेटा, सेंट्रल बैंक परफॉर्म क्लियर हाउसिंग फंक्शन फॉर द कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक बेटा कमर्शियल बैंक के लिए क्लियर हाउसिंग वाला फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या है ये क्लियर हाउसिंग का फंक्शन? क्लियर हाउसिंग में क्या करता है ये बेटा? अकाउंट क्लियर करता है। कमर्शियल बैंक को अगर एक दूसरे से पैसे लेने और देने हैं, तो प्लस माइनस करना है, तो वो सारा काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। कमर्शियल बैंक के लिए उनके अकाउंट सेटल ऑफ करने का काम करता है, जिसकी वजह से वो अपने रिजर्व भी यूज कर लेता है और कर सकता है। सेंट्रल बैंक यूजेज इट्स रिजर्व इन ऑर्डर टू क्लियर द अकाउंट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। एज अ सुपरवाइजर, जब सेंट्रल बैंक सुपरवाइजर वाला फंक्शन परफॉर्म करता है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है बेटा? सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है
और कंट्रोल करता है कमर्शियल बैंक को। तो एज अ सुपरवाइजर सेंट्रल बैंक supervises, regulates and controls the commercial banks. सेंट्रल बैंक जो है उनकी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करेगा, उन्हें रेगुलेट करेगा, उन्हें कंट्रोल करेगा कमर्शियल बैंक को। अब रेगुलेशन बेटा कैसे हो सकती है, कैसे रेगुलेशन करेगा, क्या रेगुलेशन करेगा? लाइसेंसिंग को रिलेटेड हो सकती है, रेगुलेशन रिलेटेड टू लाइसेंसिंग, रेगुलेशन रिलेटेड टू बैंक एक्सपेंशन, ये ब्रांच एक्सपेंशन हो सकती है रेगुलेशन। उनके मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकती है कि कैसे उन्हें कमर्शियल बैंक को मैनेज करना है। तो these are the regulations which is done by the commercial bank for the central bank for the commercial bank। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, यहाँ पे एज अ सुपरवाइजर सुपरवाइज करेगा कमर्शियल बैंक की एक्टिविटीज को, उन्हें कंट्रोल करेगा, उन्हें रेगुलेट करेगा। और सुपरवाइजर और रेगुलेशन कैसे करेगा, चाहे उन्हें अगर लाइसेंस की जरूरत है तो लाइसेंस को लेकर रेगुलेशन हो सकती है, बैंक एक्सपेंशन या ब्रांच एक्सपेंशन को लेकर हो सकती है, उनके मैनेजमेंट को लेकर हो सकती है। तो इट इज द थर्ड फंक्शन विच इज परफॉर्म बाय सेंट्रल बैंक फॉर द कमर्शियल बैंक, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंक का भी बैंक और सुपरवाइजर का भी फंक्शन सेंट्रल बैंक परफॉर्म करेगा कमर्शियल बैंक के लिए। फोर्थ फंक्शन वी हैव लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर मतलब देने वाला, पैसे देने वाला, लास्ट मतलब आखिरी, रिजॉर्ट मतलब ऑप्शन। व्हेन द कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट लोन फ्रॉम ऑल द सोर्सेज बेटा, व्हेन द कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फाइनेंशियल हेल्प from all the sources, then at last it approaches to the central bank। जब कमर्शियल बैंक को बेटा कहीं से भी पैसे नहीं मिलते, कमर्शियल बैंक को अगर फाइनेंशियल एकोमोडेशन की जरूरत है, फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, और उसे कहीं से भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल पाती, उसे कहीं से भी पैसे नहीं मिल पाते, तो एट लास्ट इट अप्रोचेस टू द सेंट्रल बैंक। वो सबसे आखिरी में सेंट्रल बैंक के पास जाता है पैसों की मदद के लिए, सेंट्रल बैंक उसकी मदद कर देता है। देन द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर का मतलब पैसे देने वाला, लास्ट मतलब आखिरी, रिजॉर्ट का मतलब ऑप्शन। जब आखिरी ऑप्शन बच जाता है सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक के लिए, तो वो उसके पास जाएगा और उससे पैसे ले लेगा। तो एट दैट टाइम सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। फिफ्थ इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस, फॉरेन एक्सचेंजेस का मतलब है बेटा फॉरेन रिजर्व या फॉरेन करेंसीज। फॉरेन करेंसी exchanges are also lies in the custody of सेंट्रल बैंक। जितनी भी बेटा फॉरेन करेंसी होती है वो सारी की सारी कमर्शियल बैंक के पास नहीं होती, वो सेंट्रल बैंक के कस्टडी में होती है। सेंट्रल बैंक उसका कस्टोडियन है, उसे होल्ड करके रखता है फॉरेन करेंसी को। तो ऑल द फॉरेन करेंसीज, ऑल द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर बीइंग मेंटेन्ड, आर बीइंग लाइज अंडर द कस्टडी ऑफ सेंट्रल बैंक। तो ये भी किसका फंक्शन है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक कस्टोडियन है किसका, फॉरेन एक्सचेंज का, यानी फॉरेन करेंसीज का। सारी की सारी फॉरेन करेंसी किसकी कस्टडी में रहती है, सेंट्रल बैंक की कस्टडी में रहती है। तो दीज आर अनदर टू फंक्शंस
that is lender of the last resort and custodian of foreign exchanges. सेंट्रल बैंक आखिरी पैसे देने वाला बचता है जब कमर्शियल बैंक के लिए, तो उस टाइम पर वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट बन जाता है। और कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस, सारी की सारी फॉरेन करेंसी किसकी कस्टडी में रहती है? सेंट्रल बैंक की कस्टडी में होती है। लास्ट एंड सिक्स्थ फंक्शन वी हैव कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई या कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट सप्लाई। सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करने वाला भी है, या सेंट्रल बैंक की मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की हेल्प से। पॉलिसीज तो सेंट्रल बैंक ही बनाएगा, बट फॉलो अप कौन कराएगा? गवर्नमेंट। तो इट इज द मेन और प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक द कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, जो अब हमारे सिलेबस में डिटेलिंग में नहीं है। इसकी सिलेबस में से डिटेलिंग हट गई है सिर्फ इस चैप्टर में से। बेटा बैंकिंग जो चैप्टर है इस चैप्टर में से हट गई है, सारी डिटेलिंग एक और चैप्टर हमारे पास आता है एग्रीगेट डिमांड वाली यूनिट में, उसमें वो एग्जैक्टली सिमिलर पूरा फंक्शन एज इट इज है। तो पहले क्या होता था बेटा, हम जब यहाँ पर इसका फंक्शन का पूरा डिटेलिंग पढ़ लेते थे तो हमारा एक चैप्टर आने वाले टाइम के लिए कवर हो जाता था, बट यहाँ पर अब हम सिर्फ इसके नाम पढ़ेंगे, हेडिंग्स पढ़ेंगे, तो हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आगे। जो आपकी यूनिट 3 है एग्रीगेट डिमांड वाली, एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड एग्रीगेट या डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाली जो आपकी यूनिट है, उसमें जो एग्रीगेट डिमांड का चैप्टर है उसमें आगे थर्ड चैप्टर आता है, तो वहां पर हमें इसका फंक्शन को पूरा डिटेल में पढ़ना होता है। पहले हम इसे यहीं पर ही पढ़ लेते थे तो आगे का चैप्टर कंप्लीट हो जाता था, अब यहीं पर ही पढ़ना नहीं है इसे, तो आगे पढ़ेंगे। मतलब सीरियसली ने यहां से तो हटा दिया पर आगे से नहीं हटाया। तो कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का कंट्रोलर है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने वाला है। जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है और कम हो जाती है तो वो कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट्स निकालता है कंट्रोल करने के लिए। तो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में फर्स्ट है हमारा बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसे देता है, दैट इज बैंक रेट। डिटेलिंग में नहीं पढ़ना है, डिटेलिंग में बेटा आगे जाके पढ़ेंगे। रेपो रेट, रेपो रेट भी ऐसा ही रेट है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसे देगा अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के अप्रूवल पर। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस फंड्स होते हैं तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से पैसे मांग लेता है, कहता है तुम मुझे पैसे दे दो मैं तुम्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट पहले भी पढ़ा था आपने अभी। LRR, दो होते हैं इसके अंदर, CRR और SLR। CRR का मतलब क्या है, डिपॉजिट का वो पार्ट जो सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है कमर्शियल बैंक को, और SLR डिपॉजिट का वो पार्ट जो कमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखते हैं। और लास्ट है इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है बेटा, सिक्योरिटीज खरीदी जाती है और बेची जाती है इन द ओपन मार्केट। तो ये थे हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे ही क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट। व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट, जब हम बैंक के पास जाते हैं लोन लेने तो जो बैंक हमसे कोई सिक्योरिटी मांगता है कि सिक्योरिटीज रखो जिसके बेसिस पर मैं तुम्हें लोन प्रोवाइड करा दूंगा, तो जितनी वैल्यू की हमारी सिक्योरिटी होती है कभी भी बैंक उतनी वैल्यू का हमें लोन प्रोवाइड नहीं करता, उससे कम वैल्यू का लोन प्रोवाइड करता है। तो जितना परसेंट बैंक एज अ सिक्योरिटी अपने पास रखता है दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है बेटा, राशनिंग ऑफ क्रेडिट में सेंट्रल बैंक ये बताता है कि क्रेडिट कब देना है और कब नहीं देना।
उधार कब देना है और कब नहीं देना, पॉलिसीज फ्रेम आउट कर देगा किस किस को क्रेडिट देना है और किस किस को क्रेडिट नहीं देना। और लास्ट इज मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन में क्या होगा, अंडर मॉरल सुएशन द सेंट्रल बैंक गिव्स स्पीचेस, लेटर्स और ऑर्डर्स टू द कमर्शियल बैंक टू एनकरेज और डिस्करेज द क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी को लेकर सेंट्रल बैंक क्या करेगा, स्पीचेस देगा, उन्हें लेटर्स देगा, उन्हें समझाएगा कि कैसे उन्हें क्रेडिट देना है और कैसे उन्हें क्रेडिट नहीं देना, कहां पर उन्हें शॉर्ट आउट करना है, कहां पर उन्हें रिलीज आउट करना है। ये क्या क्या गाइडलाइंस उन्हें फॉलो करनी है बाय द सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो उन्हें गाइड करेगा सेंट्रल बैंक मॉरल सुएशन में, उन्हें परसुएड करेगा, प्रेशराइज भी कर सकता है इफ द कमर्शियल बैंक डज नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते तो उन्हें प्रेशराइज करेगा, परसुएड भी करेगा। बेसिकली वो गाइड ही करता है इसके अंदर, क्योंकि कमर्शियल बैंक को वर्कआउट करना होता है विद द गाइडलाइंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। So this is the main और principal function of central bank, that is controller of money supply और credit supply। जो हमने डिटेलिंग नहीं देखी यहाँ पर, बट डिटेलिंग हमारे सिलेबस में बेटा स्टिल अभी भी है। इस बैंकिंग चैप्टर में नहीं है, आने वाले चैप्टर में है, तो वहां हम पढ़ेंगे क्या होता है। जब मनी सप्लाई ज्यादा होती है और कम हो जाती है इकोनॉमी में, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करे जाते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो हमने सेंट्रल बैंक के बेटा फंक्शंस देख लिए, 6 फंक्शंस देखे। पहला था करेंसी अथॉरिटी, सारी करेंसी कौन पब्लिश करता है, सेंट्रल बैंक, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स व्हिच इज बीइंग इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेकंड, बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट में सेंट्रल बैंक एक्ट करता है एज अ बैंकर, एज एन एजेंट, एज एन एडवाइजर। थर्ड, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। कमर्शियल बैंक का भी बैंक और उसके लिए सुपरवाइजर भी है। फोर्थ, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। जब कमर्शियल बैंक को कहीं से भी पैसे नहीं मिलते तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाता है पैसों की हेल्प के लिए, तो सेंट्रल बैंक उसकी मदद करता है उस टाइम पर। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज, सारी की सारी फॉरेन करेंसी भी किसकी कस्टडी में रहती है, सेंट्रल बैंक की। एंड लास्ट, 6 इज द मेन कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। सारी की सारी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का जिम्मा भी किसका है, सेंट्रल बैंक का है। सेंट्रल बैंक ही मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। नेम वी हैव लर्न हमने यहाँ पर नेम कर लिए हैं, उनके नाम पढ़ लिए हैं, डिटेलिंग में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो बाय दिस टॉपिक आवर चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग हैव बीन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 6 बैंक कंप्लीट हो जाता है। होप ऑल द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली। सभी स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।